क्वेश्चंस कर लीजिए क्या इसके? हाँ, क्यों? चैप्टर तो कंप्लीट हो गया अभी। अरे तो कल ही हो गया था वो तो। सो बेटा बिजनेस साइकिल क्या है वो तो समझ में आ गया क्या अपन को? क्या होता है बिजनेस साइकिल? बिजनेस की साइकिल, बिजनेस साइकिल या साइकिल का बिजनेस? साइकिल की बिजनेस। गुड, यानी कि बिजनेस की साइकिल दोनों। वेरी गुड। इंडियंस, वी आर इंडियंस। वो आता ना एक बार, वो इंडियन ब्रिटिश अमेरिकन बैठ के चाय पी रहे थे और एक ने कप सीधा रखा था और एक ने उल्टा रखा था और इंडियन रखा था आड़ा। हाँ, कि चाय है तो ठीक है, नहीं तो कोई ले देना नहीं है। सो वी आर इंडियंस, सो बोथ। राइट ऑप्शन इज बोथ। तो ये ना तो बिजनेस की साइकिल है ना इस साइकिल का बिजनेस है, ये है नन ऑफ द अबव। ये है फ्लक्चुएशंस, इकोनॉमी में होने वाले फ्लक्चुएशंस। मैं आपको ये सारे पॉइंट अभी समझाऊंगा, लेकिन ये सारे पॉइंट्स एक ही कहानी पे चलने वाले हैं। कहानी क्या है बेटा? सेम। सेम टू, जैसे कि ये स्टार्ट हो रहा है डिमांड से, ये स्टार्ट हो रहा है इन्वेस्टमेंट से, ये स्पेंडिंग से, ये मनी सप्लाई से। सारे टॉपिक चलेंगे कैसे वो समझे बेटा। सबसे पहले ले लिया हमने, मान लो यहां पर इनकम। बेटा इनकम इंक्रीज होगी तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? इंक्रीज। एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो डिमांड, डिमांड डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम और ज्यादा, एक्सपेंडिचर और ज्यादा, डिमांड और ज्यादा, आउटपुट और ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट तो इनकम और ज्यादा, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन। और डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस भी तो इंक्रीज होगी। अरे डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस भी क्या होगी? इंक्रीज। अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस भी इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, जिससे आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये सर्कल चलता रहेगा तो इन्फ्लेशन। अब इसका उल्टा कर दो, इनकम कम है बेटा, एक्सपेंडिचर क्या होगा? डिमांड, प्राइस, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कम कम कम, वेलकम। खेल खत्म, पैसा हजम। तो शुरू करते हैं यहां से, कहानी यही चलेगी बेटा। अगर इकोनॉमी में इफेक्टिव डिमांड ज्यादा हो तो, इफेक्टिव डिमांड मतलब एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी तो बेटा तो प्राइस इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? और प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज? आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर तो डिमांड और ज्यादा, प्राइस और ज्यादा, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम बढ़ेगा बढ़ेगा और कम हो जाएगा सब कुछ, इन्वेस्टमेंट। अब बेटा अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा? प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा तो इनकम, एक्सपेंडिचर, डिमांड, प्राइस, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम। गुड। गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्च करेगी
तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हमारी इनकम होती है, पता है आपको? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किसकी इनकम? पब्लिक की इनकम। किसकी इनकम? पक्का? गवर्नमेंट ज्यादा सब्सिडी देगी तो हमारे पास पैसा कम रहेगा, ज्यादा रहेगा? और पैसा ज्यादा रहेगा तो बेटा अपन डिमांड कम करेंगे, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तो उससे 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 मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की इनकम एक्सपेंडिचर की पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई की। अब आरबीआई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे इकोनॉमी में, आरबीआई क्या कर दे भाई साहब? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे तो उससे क्या होगा? तो उससे क्या बढ़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों की इनकम, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम बढ़ेगा ही, और घटेगा तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो लोगों के पास पैसा कम होगा, ज्यादा होगा? तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? एक्सपेंडिचर इंक्रीज तो डिमांड इंक्रीज तो प्राइस इंक्रीज तो उससे 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 सारे पॉइंट घूम के वहीं पे गए बेटा। इसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सॉरी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? अगर लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, कहां जाने वाला है बेटा? ऊपर मतलब ऊपर नहीं, ऊपर मतलब हाँ ऊपर। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऊपर एंड ऊपर। आप लाइफ में कहा जाना चाहते हो, ऊपर की ऊपर? कौन से वाला? तो लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर ज्यादा ही। वेरी गुड। इन्फ्लेशन। तो बेटा यहां पर जो क्वेश्चन बनेंगे ना, अब चलते हैं उस पर। ये तो गई सिर्फ राम कहानी। पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन से इंटरनल होते हैं और कौन से एक्सटर्नल, ये मैंने आपको कल भी बताया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि इंटरनल कौन से हैं और एक्सटर्नल कौन से हैं, क्योंकि तीन एक्सटर्नल और एक एक्सटर्नल, तीन इंटरनल और एक एक्सटर्नल, या फिर तीन एक्सटर्नल एक इंटरनल, ऐसे कॉम्बिनेशन देगा और पूछेगा कौन सा इंटरनल कौन सा एक्सटर्नल। तो पहले तो आप ये याद रखिए बेटा। उसके बाद पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स। तो जॉन मेनार्ड केन्स ने लिखा था बेटे कॉन्सेप्ट। और ये क्या है ये मैंने भी आपको समझाया। अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा, और एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो इकोनॉमी में डिफ्लेशन होगा। इसके अलावा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन में भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहां से नहीं बनेगा। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज दो होती हैं, याद रखना बेटा, एक मॉनेटरी और एक फिस्कल। तो फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, और मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई की, इसमें इंटरेस्ट रेट वगैरह आते हैं। तो याद रखिएगा बेटा इसको। वैसे बीसी के में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों। अब बनता है बेटा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्लक्चुएशन मनी सप्लाई पे डिपेंड करते हैं, यानी कि ट्रेड साइकिल एक मॉनेटरी कॉन्सेप्ट है, ये हॉटरे ने कहा था। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना बेटा। किसने कहा था बेटा? हॉट ट्रे, गरम ट्रे, हॉट ट्रे। सो हॉट ट्रे ने कहा था कि साहब ये टोटल मनी सप्लाई पे डिपेंड करता है। मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन, और मनी सप्लाई कम होगी तो डिफ्लेशन। साइकोलॉजिकल फैक्टर दिया था मैं पिगू ने।
अरे पीगू नहीं, पिगू, क्योंकि पीगू का तो कुछ और ही मतलब होता है बेटा। अगला क्वेश्चन, शमटर ने दी थी इनोवेशन थ्योरी। पढ़ा शमटर अपन ने प्रोडक्शन में, एक नाइफ, एक नाइट, एक हॉले और एक शमटर, शुम्पिटर। अगला क्वेश्चन बनेगा, कॉबवेब थ्योरी किसने दी थी? निकोलस कैल्डोर। नहीं, बैकडोर नहीं, कैल्डोर, निकोलस कैल्डोर। बड़ी मजेदार होती है कॉबवेब थ्योरी, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नाम। क्या होती है कॉबवेब थ्योरी पता है आपको? कॉबवेब मतलब मकड़ी का जाला। बनाया कभी आपने? बनाया मकड़ी का जाला कभी आपने? नहीं, साफ तो किए होंगे, बनाए कभी आपने? आइए बेटा, मकड़ी के जाले बनाते हैं बेटा। क्या क्या काम करवाते हैं लोग भी। क्या आज तक आप डिमांड सप्लाई का रिलेशन समझ पाए हो गया? तो बेटा या तो इससे समझ में आ ही जाएगा, और या फिर खेल खत्म। तो ये कॉन्सेप्ट था कि ये एक डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम है, और हम इस इक्विलिब्रियम को तोड़ने जा रहे हैं, और देखते हैं कि तोड़ने के बाद ये वापस यहीं पर पहुंच पाता है या नहीं। तो हमने सप्लाई को डिक्रीज कर दिया, मतलब प्राइस को डिक्रीज किया, जिसकी वजह से सप्लाई डिक्रीज हो गई और हम पहुंच गए E1 पर। कहां गए भाई साहब? अब नॉर्मल मार्केट का रूल ये कहता है कि अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी? डिमांड क्या होगी? तो आपने प्राइस डिक्रीज की जिससे सप्लाई डिक्रीज हो गई, लेकिन डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज। तो डिमांड पहुंच गई E2 पर। सप्लाई है E1 पर, डिमांड है E2 पर। मार्केट में जिसकी डिमांड ज्यादा होती है उसकी प्राइस भी ज्यादा होती है, यानी डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज हो जाएगी? प्राइस। तो हाँ जी, तो अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस क्या होगी, और प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई। अरे डिमांड इंक्रीज हो गई है, डिमांड इंक्रीज होगी तो जिसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है उसकी प्राइस क्या होती है, और प्राइस ज्यादा होगी तो सप्लाई क्या होगी? तो सप्लाई E1 से पहुंच गई E3 पर। कहां पर आ गई बेटा? लेकिन जैसे ही मार्केट में प्राइस बढ़ेगी डिमांड तो डिक्रीज हो जाएगी। डिमांड हो गई बेटा E4। अब मार्केट में जब किसी चीज की डिमांड ही ना हो तो उसकी प्राइस डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? और प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? सप्लाई आ गई E5 पर। तो प्राइस भी डिक्रीज हो गई, सप्लाई भी क्या हो गई? बट व्हेन प्राइस डिक्रीजेस दैट डिमांड, E6। अब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस क्या होगी? और प्राइस इंक्रीज होगी सप्लाई भी क्या होगी? इंक्रीज। लेकिन प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो इसलिए इसको कॉबवेब कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? कॉबवेब। तो ये आपको याद नहीं रखना, सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि कॉबवेब थ्योरी दी किसने थी? निकोलस कैल्डोर। याद रहेगा बेटा?
काश ये भी सिलेबस में होता है। मकड़ी के जाले बनाते हैं हम लोग। बोले आज तक सिर्फ हटाए हैं। बोले आप बेटा बना। तो इनोवेशन थ्योरी किसकी थी भाई? इनोवेशन थ्योरी शमटर। शमटर कौन? और कॉबेब थ्योरी और साइकोलॉजिकल और मनी सप्लाई हॉटरे और एग्रीगेट डिमांड जॉन मेनार्ड कीन्स। ये तो कौन से हो गए बेटा आपने? इंटरनल। आप कौन से आ गए बेटा? तो पहला है वॉर, और वॉर से हमेशा मंदी पैदा होती है बेटा, डिफ्लेशन। तो सबसे बड़ी वजह है डिफ्लेशन की वॉर। तो बेटा इससे सिर्फ इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मंदी होती है बेटा, यहाँ पे डाउन टर्न होता है बेटा। लेकिन जब वॉर खत्म होती है, जैसे रूस और यूक्रेन की वॉर खत्म होगी, तो खत्म होने के बाद शुरू होगा पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, जिसके लिए बनाया गया था वर्ल्ड बैंक को। जानते हैं वर्ल्ड बैंक आप? वर्ल्ड बैंक का नाम क्या है? गुड बेटा। आपके घर पे नाम क्या है बेटा? तनु। तो क्या आपका रियल नेम वही है बेटा? रियल नेम क्या है आपका? तनीषा। घर पे क्या बोलते हैं आपको? अच्छा नाम है बेटा। लेकिन कई लोग तो घर का नाम ऐसा होता है कि बस, है ना, ऐसे नाम जो लड़कों के ही होते हैं बेटा, जिनके घर के नाम बड़े खराब होते हैं। टिंकू, टिंकू, टिंकिया, बाबला। आप लोगों के नाम देखा, ये बताएंगे नहीं, ये बताएंगे नहीं। इनके घर के नाम बड़े खतरनाक होते हैं बेटा। कोई बात नहीं, घर की बात है क्या, घर वाले कुछ भी बोल सकते हैं। पापा है, मम्मी है, कुछ भी बोल सकते हैं, गधेड़ा। तो वर्ल्ड बैंक इसका वाला नाम है जो घर पे रखा हुआ नाम है। इसका रियल नेम वर्ल्ड बैंक नहीं है बेटा। इसका रियल नेम है IBRD। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 में। तब वर्ल्ड के रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन देने के लिए इसे बनाया गया था। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड बैंक का नाम वर्ल्ड बैंक नहीं है, वर्ल्ड बैंक सिर्फ उसको कहते हैं। जैसे तनु आपको कहते हैं, तनिषा आपका नाम है, तो इसका रियल नेम IBRD है बेटा। क्या है बेटा? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो बेटा ये जब रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, तो उस केस में यहां पर इन्फ्लेशन होगा बेटा, क्योंकि दोबारा से अब सब नुकसान हो गया, दोबारा से बिल्डिंग्स बनेंगी, फैक्ट्रीज लगेगी, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है बेटा? इन्फ्लेशन। जबकि वॉर से क्या क्रिएट होता है बेटा? डिफ्लेशन, यानी कि मंदी। टेक्नोलॉजिकल शॉक्स भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्रिएट करते हैं बेटा। जैसे कि जब से मोबाइल फोन आए हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री में बूम आ गया बेटा। बड़ा पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री कौन पूछता था बेटा? अरे पूरे गली मोहल्ले में किसी एक घर में फोन हुआ करता था। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री को इतना ज्यादा बूम पे नहीं थी, लेकिन अब क्या बेटा? बूम पर। 4 दिन नेट बंद क्या रहा, लोगों के होश उड़ गए बेटा, है ना बेटा? कैसे जिए आप लोग? वाईफाई से। गुड। और जिनके पास वाईफाई नहीं था वो, हाँ, फोन ऐसे उठाया, जग सुना सुना लगे। सोचो बिना नेट के फोन क्या है। और आजकल तो गेम भी ज्यादातर ऐसे हैं जो ऑनलाइन होते हैं। अगर आपके फोन में नेट ना होता था कि ये फोन हो या ना हो, कोई फर्क। और फोन में नेट हो तो मुर्दे में जान आ गई। तो ये फैक्ट है बेटा। तो टेक्नोलॉजिकल शॉक्स है बेटा। टेलीकॉम इंडस्ट्री में बूम आ गया किसकी वजह से? मोबाइल की वजह से।
कार इंडस्ट्री में भी बूम आ रहा है ऑटो पायलट आने के बाद, क्योंकि जिन लोगों को चलानी नहीं आती वो भी क्या खरीद सकते हैं, कार। ऑटो पायलट वाला मस्त, ना कोई ड्राइवर चाहिए ना कोई और चाहिए, गाड़ी अपने आप। पर इंडिया में कितनी सक्सेसफुल होगी इस बात का बहुत, क्योंकि इंडिया में लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं बेटा, सभ्य तरीके से। आगे वाला कब ब्रेक लगा देगा कोई आइडिया नहीं उसको। ऑटो वाला जा रहा बिना हाथ दिए मुड़ जाएगा, आप गाड़ी चल रहे हो बाइक वाला से पास से काट के ले जाएगा। अब आपने ब्रेक लगा दिया तो ठीक, नहीं तो पिटोगे आप ही, क्योंकि बड़ी गाड़ी आपकी है। तो इंडिया में ऑटो पायलट कितना सक्सेसफुल होगा मुझे इस पे शक है, क्योंकि वहां के हाईवे और हमारे यहाँ के हाईवे, वहां का हाईवे नीट एंड क्लीन, हमारे हाईवे पे गाय भैंसे घूमती रहती है। अचानक सामने आ जाए भाई साहब, क्या कर लेगा ऑटो पायलट? जो गाड़ी खुद चला रहा था वही कुछ नहीं कर पाता, तो ऑटो पायलट तो क्या ही कर लेगा बेटा, कर लेगा क्या ऑटो पायलट? आप हाईवे पे जा रहे हो 160 170 की स्पीड पे, और डिवाइडर पे भैंस खड़ी हुई है, जब आप इतने पास आ गए तब कूदी वो। अब क्या कर लोगे भाई साहब आप? अब अगर दो ही ऑप्शन है, भैंस को उड़ा दो तो भी नुकसान, गुड। तो ऐसे फीचर्स इंडिया में चलेंगे नहीं चलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों में क्रेज बहुत है किसका? तो मोबाइल फोन आने से काफी डेवलप हुआ। इसके बाद नेचुरल फैक्टर्स भी हैं बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि ज्यादातर इंडियन एरिया तो एग्रेरियन ही है, एग्रीकल्चर बेस्ड है बेटा। और वहां पर अगर बाढ़ आ जाए, ड्रॉट है, सूखा, तो बेटा उसका काफी इफेक्ट होता है बेटा। यहाँ पे बारिश नहीं होगी तो, बारिश नहीं होगी तो फसलें कैसे उगेगी भाई? और बारिश ज्यादा हो जाएगी तो फसलें कैसे उगेगी बेटा? मतलब आ जाए तो भी और नहीं आए तो भी, तो उसकी क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए। शाम को 4 से 5 आधे घंटे बारिश आएगी बस, 4 से 5 के बीच में आधे घंटे बारिश आएगी, दैट्स इट, फिक्स होना चाहिए। और यहां आएगी, इधर नहीं आएगी। इधर फसल रेडी है, इधर नहीं, उधर फसल बोनी है, इधर आएगी बारिश। तो हम डायरेक्ट भाई इधर, भाई इधर, या तो साइंस इधर तरक्की कर ले। बड़े अजीब से केस होते हैं ये। एक दिन मैं वैशाली जा रहा था, वैशाली नगर में, तो काफी लोग खड़े हुए हैं रोड पे, और मेरे को समझ आया कि ये खड़े क्यों हैं। जब मैं, और क्योंकि टर्न था, टर्न लेके जब मैं वहां तक पहुंचा तो पता लगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं और ये बेंच है इतनी दूरी पे, उससे आगे बारिश हो रही है और ये लोग खड़े हुए आराम से, यहाँ एक बूंदी नहीं बरस रही है। ये खड़े से नील बटन सन्नाटा, जैसे कुछ छाते को लगा हुआ ऊपर, ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन बारिश वहां पर हो रही है और यहाँ पे नहीं हो रही है। लोग आराम से खड़े बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं। हाँ, तो या तो वो टेक्नोलॉजी हम खुद अपने डिसाइड कर ले कि कहां बारिश आएगी कहां बारिश नहीं आएगी, कि रोड पे नहीं आएगी, रोड के दोनों तरफ, रोड पे चलने वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी हो सकता है बेटा ऐसी कोई आ जाए, हाल फिलहाल टेक्नोलॉजी नहीं है, पर इंडिया है, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है। आ जाएगी उस दिन हमारी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम सारे जो हमारे बादल है वो खेतों की तरफ भेजेंगे शुरू में, जाओ वहीं पे बरसो, और जब वहां पे फसल रेडी होगी तो सारे शहर में ले आएंगे, बोले यहां बरस ले। कहां पे? यार हमें भी थोड़ा सा बारिश का मजा लेना था भाई, हमने कोई पाप थोड़ा किया भाई। सब बारिश किसके लिए बेटा? सबके लिए। हाँ बेटा, आपको बारिश पसंद नहीं है? गुड, नहीं है या नहीं है बारिश, गुड। तो बारिश से ही जिंदगी चल रही है बेटा, बारिश बंद तो खेल खत्म हो जाएगा बेटा। पॉपुलेशन ग्रोथ,
इस टॉपिक का नाम आते ही इतनी खुश होने की क्या बात है? तो हमारे यहाँ पे ज्यादा है इसलिए? क्या ग्रोथ ज्यादा है यहाँ पे? सिर्फ 1 मिनट में 48 बच्चे पैदा होते हैं। ज्यादा है क्या? ईश्वर की कृपा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद। एक मिनट में 48, एक साल में 2.5 करोड़, एक ऑस्ट्रेलिया। अब इंडिया में जो मंदी है ना, उसकी वजह यही है बेटा। एक टॉपिक था जिसमें पूछा गया था कि इंडिया में गरीबी का रीजन क्या है, उस पर लिखा हुआ था पॉपुलेशन ग्रोथ। गलत है वो। हमारे यहां पे पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जितने लोग इंडिया में, अगर सबके पास एम्प्लॉयमेंट हो तो इंडिया की जीडीपी कितनी होगी, सोचा कभी आपने? हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट कितना होगा, सोचा कभी आपने? और पॉपुलेशन तो पावर होती है भाई साहब, पावर नहीं। मान लो आपकी से लड़ाई हो गई और आपके 5 भाई हैं, तो 5 के 5 भाई लठ लेके चल दिए, बोले आज तो पीट के आएंगे। उसको बाहर जाके आवाज लगे उसके 15 भाई थे और वो 15 लठ लेके आ गए। हाँ बोलो क्या बात है भाई? राजीनामा कराने आए हम, माफी मंगवाने हैं इस गधे को। बेवकूफ, कहीं भी लड़ लेता है। सब बेटा ये पावर है। पॉपुलेशन क्या है बेटा? गुड। सो इंडिया की पावर है कि आप कितने लोग हैं बेटा? बहुत सारे नहीं, 135 करोड़ ही है सिर्फ। हाँ, कम से कम 200-250 करोड़ होने चाहिए बेटा। बेटा मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है बेटा, तुम 200 करोड़ पहुंचा के मानोगे बेटा है। तो बेटा अगर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, अगर इनकम लोगों की ज्यादा हो तो बढ़िया बेटा, अदरवाइज ज्यादा पॉपुलेशन प्रॉब्लम है बेटा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ से भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। और रेलिवेंस क्या है इसका, वो मैं आपको बताता हूं बेटा। उसके लिए है एक क्वेश्चन। ये आपका बूम है, ये आपका डाउन टर्न है जिसे हमने नाम दिया था किसका? कॉन्ट्रैक्शन। ये आपका ट्रॉफ है और ये आपका एक्सपेंशन। ये फेज 1 है, ये फेज 2 है, ये फेज 3 है, ये फेज 4। अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे बेटर फेज कौन सा है बेटा? फेज 1, 2, 3, 4। नया बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे सही टाइम है ये, और सबसे गलत टाइम है ये। जब इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन से भी कहां जा रही है? नीचे, ट्रॉफ की तरफ जा रही है। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे गलत टाइम है। और ये जो ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है, ये सबसे बेटर टाइम है। तो बिजनेस के डिसीजन आपको जब लेने होते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि ट्रेड साइकिल के कौन से फेज में इकोनॉमी चल रही है। और अगर आपको एक्सपेंशन करना है तो एक्सपेंशन की सबसे बेटर फेज कौन सा बेटा अपना? जब आप कहां पर है? यहां पर 3 पर। यानी कि इकोनॉमी ट्रॉफ से किसकी तरफ जा रही है बेटा? एक्सपेंशन। यहाँ पे लेबर बहुत सस्ते होंगे, यहाँ पे मशीन बहुत सस्ती होगी, रॉ मटेरियल सस्ता होगा, सब कुछ सस्ता होगा। यानी कि डेवलपमेंट की सबसे बेटर पॉसिबिलिटीज यहां पर होगी बेटा। और सबसे बुरा समय बेटा ये। तो बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेते टाइम आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी स्टेज बेटर रहेगी। और ज्यादा बेटर स्टेज कौन सी है बेटा? यहाँ पर 3rd। याद रहेगा बेटा? तो यहां पर कंप्लीट होता है बेटा ये चैप्टर। इसके क्वेश्चंस आप करेंगे आज? क्यों, कल क्या है? किसका? कितने बजे? अरे बेटा क्वेश्चन कितने हैं इसके? एग्रीगेट डिमांड, पूरी इकोनॉमी की डिमांड।
पूरी इकोनॉमी के जो लोग हैं सबकी डिमांड मिला के। आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन सिर्फ 27 है और ये तो ये 27 क्वेश्चंस तो हैं बेटा वो। अब 28 से ये जो 100 क्वेश्चन तक के हैं ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। अब आप देखो कि 2018 में कितने क्वेश्चन आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन मई 2018 में। मई 19 में आए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नवंबर 19 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हर अटेम्प्ट में कम से कम 10 क्वेश्चन दे रहा है और इतने इजी क्वेश्चन होते हैं जिसको आप एक बार पढ़ेंगे और क्लियर कर सकते हैं बेटा। दिसंबर में 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11। तो बेटा एक ऐसा चैप्टर जिसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है, ना कोई फॉर्मूला है ना कोई डेफिनेशन है, और आपको क्वेश्चन दिए जा रहा है। और अगला जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं ना आपको मैं, उसकी कहानी भी सेम टू सेम है बेटा। अब देखो मई 18 से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दिसंबर में देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 10 11 10 11 एवरेज। तो 10 11 10 11 वहां से और 10 यहां से, लगभग 20 क्वेश्चन तो फ्री के हो गए बेटा, और 20 क्वेश्चन ही तकरीबन हो गए मार्केट के, 18 से 20। तो बाकी 20 नंबर डिमांड सप्लाई यूटिलिटी प्रोडक्शन कॉस्ट, बीसी की 40 अलग है,
60 नंबर की इको की बात कर रहे हैं अपन, इसमें से 20 नंबर अकेला कौन दे रहा है आपको? मार्केट। और 10 नंबर कौन दे रहा है? चैप्टर 1। और 10-11 कौन दे रहा है आपका? चैप्टर। लास्ट अटेम्प्ट जो था ना, उसमें कॉस्ट में से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। नहीं ये नहीं, अभी वाला, अभी तो पेपर आया ही नहीं बेटा। ये तो 8-10 दिन बाद कोई आएगा पेपर, मेमोरी बेस्ड। इसको आने में टाइम लगता है बेटा, ये पेपर अभी अवेलेबल नहीं है। ये पेपर जैसे अवेलेबल होगा मैं करवा दूंगा क्लास में सॉल्व, आपको कोई दिक्कत नहीं बेटा। हाँ बेटा, बोलो बेटा बोलो। दे दो, अगर है तो दे दो बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। सेंड कर दो बेटा। सो इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा आज, तो आज ही करोगे क्वेश्चंस के? परसों करोगे? हाँ बेटा, इनका लॉ का टेस्ट है, इनका सबका ही है। अच्छा, आपको लगता है कि उन्होंने पहले से याद कर लिया होगा? बेटा टाइम ही तो नहीं है आप लोगों के पास। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, जो ये फर्स्ट पैराग्राफ क्वेश्चंस का ढेर है। करीबन 7-8 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से, 4 लाइन में से। लाइन कितनी है? 4। 3.5 ही मान लो, 3.25, 3:20। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन बन गया पहली लाइन में कि इकोनॉमिक्स जो है वो कौन से ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है? इकोनोमिया, इकोनोमिया। अगर ये इकोनोमिया है तो वो साइकोलॉजी है, चलेगा? दैट इज इकोनोमिया, इकोनोमिया और इकोनोमिया। पहला क्वेश्चन बना कि वैसे भी आपको वहां जाके बोलना नहीं है, टिक करना है, टिक कर दे रहे बेटा, ठीक है? ओ इकोनोमिया, बस खुश। साइकोलॉजी तो ग्रीक वर्ड ओ इकोनोमिया यानी इकोनोमिया से आया। दूसरा क्वेश्चन, इसका मीनिंग क्या है? इकोनोमिया का मीनिंग है हाउस होल्ड।
तीसरा क्वेश्चन बन गया कि 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को क्या कहते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसके बाद फादर ऑफ नेशन नहीं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इको के पापा कौन थे बेटा? एडम पापा, ठीक है। यही बता सकते हैं बेटा कि मम्मी कौन थी? पापा ही पता है बेटा खाली। सो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज, तो इको की मम्मी है मिसेस एडम स्मिथ। कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने? एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक कब पब्लिश हुई थी? तो भाई सब कितने क्वेश्चन यहीं से बन गए आपके। तो इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्केयर। वांट्स क्या होती है बेटा हमारी, एंड रिसोर्सेज आर, वांट्स आर, रिसोर्सेज आर। तो घबराओ मत बेटा, कल एंड करवाऊंगा इसको। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कल और खत्म भी करेंगे। मजे करो बेटा।